प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं फरवरी में होनी हैं। जहाँ तक जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र का सवाल पैदा होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वह आनुवंशिकी का है। आनुवंशिकी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण चैप्टर है और साथ ही साथ मेडिकल के संबंधित विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या फिर जो CUET की प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें भी जीव विज्ञान के इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे हैं जो इस पाठ के पारिभाषिक शब्दावलियों पर आधारित रहते हैं, पूछे जाते हैं। आज हम आपसे अत्यंत सरल और स्पष्ट भाषा में आनुवंशिकी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टर्म हैं, जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, उन पर बातचीत करेंगे। क्योंकि विगत वर्षों में प्रश्न पत्र में इस पाठ से एक या दो नंबर का प्रश्न लघुत्तरीय रूप में या MCQ के रूप में अनिवार्य रूप से पूछा गया है। आइए हम आनुवंशिकी पाठ के प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली को समझने की चेष्टा करते हैं। आज का पाठ है आनुवंशिकी की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो सबसे पहला जो शब्द है वह आनुवंशिकी ही है। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले वाटसन ने प्रयोग किया था। आनुवंशिकी का अर्थ है जनक से संतति में
जनक के समान आने वाले गुण। इसे ऐसे समझिए, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशगति और विविधता का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशगति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। अब वंशगति क्या है, वंशगति क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो वंशगति का क्या अर्थ है? वंशगति जनक के लक्षणों का, जनक के लक्षणों का संतति में आ जाना वंशगति कहलाता है। इसे ऐसे समझें कि माता पिता के गुणों का, माता पिता के जो लक्षण हैं, लक्षण प्रारूप हैं, उनका अपने संतानों में पहुंचना वंशगत कहलाता है। जनक के लक्षणों का संतति में आ जाना वंशगत कहलाता है। विविधता क्या है? विविधता, विविधता, यह भी पूछा जाता है। तो विविधता संतति में जनक के लक्षणों के, संतति में जनक, संतति में जनक के लक्षणों से अलग जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे विविधता कहते हैं। ऐसे देखिए, हम अपने शरीर को देखें, अपने शरीर के लक्षणों को देखें, तो एक बात स्वयं स्पष्ट हो जाएगी, आप खुद समझ जाएंगे कि आपके माता और पिता के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आप में हूबहू मिलते हैं। तो ऐसे लक्षणों को वंशगत कहते हैं। और वह यह देखेंगे कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपके अंदर
माता पिता से नहीं मिलते हैं। जैसे माता पिता के चमड़े का रंग, संतान के चमड़े का रंग, नाक की बनावट, अंगुलियों की बनावट, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि आपके अंदर माता पिता से भिन्न है। तो ऐसे लक्षण जो जनक से भिन्न संततियों में प्राप्त होते हैं, इसे ही विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि इस विविधता का कारण लैंगिक जनन ही है। वंशगत और विविधता का कारण लैंगिक जनन ही है। पूछा जा सकता है कि विविधता का कारण क्या है, या कभी कभी विविधता पर टिप्पणी 2 नंबर का पूछ दिया जाएगा। तो आपको लिखना है कि संतति में पहुंचने वाले वे लक्षण जो उनके जनकों से भिन्न होते हैं, विविधता कहलाती है। यह विविधता लैंगिक जनन के कारण ही हमारे भीतर आती है। अब जो सबसे बड़ी चीज है कि हम, एक प्रश्न आता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। देखिए, एक बात हम यहां समझ लें कि ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले जैव विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो चार्ल्स डार्विन थे। और डार्विन ने जो जैव विविधता का कारण बताया, वो उनका प्राकृतिक वर्णवाद था या फिर और बातें थी। डार्विन तक वंशगति के रहस्य को नहीं समझा जा सका था। ऑस्ट्रिया के पादरी जॉन ग्रेगर मेंडल ने एक प्रयोग किया मटर पर, उद्यान मटर पर, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में पाइसम सटाइवम कहते हैं। पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो उसका उत्तर देंगे किस पर? उद्यान मटर। उद्यान मटर, इसे क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। ये वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। तो उद्यान मटर पर प्रयोग किया किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने, या ग्रेगर जॉन मेंडल ने कह लेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये
इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक। आपसे पूछा जाएगा आनुवंशिकी का जनक इनमें से कौन है? बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है जॉन ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल, जो दोनों आप जान लें। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग को कितने वर्षों में पूरा किया? तो मेंडल ने अपना प्रयोग निरंतर 7 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया? 7 वर्षों तक किया। और 7 वर्षों में के अथक प्रयत्न के बाद इन्होंने अपना निष्कर्ष प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने अपना प्रयोग 7 वर्षों में पूरा किया। 1856 में उन्होंने 1856 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया और फिर 1863 में पूरा किया। उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला 1863 ईस्वी में। ये 7 वर्ष तक मेंडल ने अपना प्रयोग निरंतर किया। तो ये 2 प्रश्न हो गए। एक तो कितने वर्षों तक उन्होंने अपना प्रयोग किया, तो उसका उत्तर है 7 वर्ष। कब से कब तक किया, तो उसका उत्तर है 1856 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक। आनुवंशिकी के जनक मेंडल हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग 7 वर्षों तक किया। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया, जिसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपना प्रयोग 1856 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक किया। अब एक प्रश्न बार बार उठता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग क्यों उद्यान मटर पर ही किया? ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उद्यान मटर में 7 विपर्यासी लक्षण विद्यमान है। मेंडल ने देखा कि ये मटर, उद्यान मटर के जो पौधे हैं, इनमें 7 तरह के भिन्न भिन्न लक्षण हैं। यानी उन्होंने देखा कि तने में एक विपर्यासी लक्षण है, यानी तना उसका लंबा है या बौना है। फूल में उन्होंने 2 विपर्यासी लक्षण देखे, फूल का रंग और फूल की स्थिति। फूल का रंग
बैगनी है और सफेद है। यानी तने से संबंधित एक विपर्यासी लक्षण। कौन कौन? कौन सा? लंबाई का। और यह लंबाई दो प्रकार की मिली। पहली लंबा और दूसरा बौना। फूल में दो लक्षण मिले, रंग और स्थिति। अब रंग क्या है? दो तरह का मिला, बैगनी और सफेद। स्थिति दो तरह की मिली, अंत्य और अक्षीय। इसी तरह से फली पर दो लक्षण मिले, रंग और आकार। अब रंग क्या मिला? रंग दो तरह के मिले, इसका हरा और पीला। आकार मिला फूला और फिर आकार फूला और सिकुड़ा या झुर्रीदार कह लें। इसी तरह से बीज में रंग और आकार। रंग मिला पीला हरा, आकार मिला गोल झुर्रीदार। तो इस तरह से यह भी प्रश्न कभी कभी नीट में अक्सर पूछा गया है कि तने में कितने विपर्यासी लक्षण मिले? तो तने में एक विपर्यासी लक्षण, एक प्रकार का लक्षण मिला, लंबाई से संबंधित। शेष फूल फली और बीज में दो दो प्रकार के विपर्यासी लक्षण मिले। इस तरह से कुल उद्यान मटर में 7 विपर्यासी लक्षण मिले। और कभी कभी पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने पौधों का इस्तेमाल किया, कितने पौधों का प्रयोग किया। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कौन छूट रहा? हाँ देखिए ये छूट रहा, 1 2 यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए इसमें है, ये देखिए कुल 14 प्रकार के हैं। देखिए इसमें 2 इसमें हुआ और 4 इसमें, 4 पौधे इसके हैं, 4 इसके हैं और 4 इसके। 4 4 8 4 12 2 14। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 14 पौधों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। इतनी बातें हम जान गए। कितने पौधों का प्रयोग किया, कितने विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया, किन किन
अंगों से संबंधित कौन कौन से लक्षण हैं, इसको हमने जाना। तने से संबंधित 2 लक्षण हैं। हाँ, एक लक्षण है लंबाई से संबंधित। फूल से संबंधित 2 लक्षण है रंग और स्थिति से संबंधित। फली से संबंधित 2 लक्षण है रंग और आकार से संबंधित। और बीज से 2 लक्षण संबंधित हैं रंग और आकार। इतनी बातें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद जो एक प्रश्न है, एक प्रश्न आता है, तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम। तद्रूप प्रजनन वंश क्रम क्या है? प्रजनन सम वंश क्रम क्या है, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ट्रू ब्रीडिंग क्या है? तो तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम एक ऐसा वंशक्रम है, तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम एक ऐसा वंशक्रम है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण, कई पीढ़ियों तक स्वपरागण, तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम एक ऐसा वंशक्रम है जो कई पीढ़ियों तक आपस में क्या करते हैं, स्वपरागण करने के परिणाम स्वरूप स्वपरागण करने के परिणाम स्वरूप अस्थायी विशेषक, लक्षण को विशेषक कहते हैं, जान लीजिए। ये शब्द भ्रमित मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विशेषक का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। तो अस्थायी विशेषक प्रकट करते हैं। ये एक तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम ट्रू ब्रीडिंग क्या है? तो यह एक ऐसा वंशक्रम है। अब ऐसे जानिए कि जैसे एक पौधा है, उसमें ही आपस में स्वपरागण कराया जा रहा है। एक ही प्रकार के लक्षणों वाले पौधों में स्वपरागण कराया गया, फिर उन्हीं में स्वपरागण कराया गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बीच में स्वपरागण हो रहा है। तो इस पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर स्वपरागण होने के कारण
जो लक्षण अस्थाई रूप से प्रकट होंगे, यानी हर पीढ़ी में वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, हर पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसे वंशक्रम को तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए शुद्ध पीले गोल बीज वाले मटर से शुद्ध पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे में स्वपरागण कराया गया। फिर उनसे जो बीज प्राप्त हुआ उनमें फिर स्वपरागण कराया गया। फिर उनसे जो बीज प्राप्त हुए उनमें फिर स्वपरागण कराया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पौधों में जो अस्थाई लक्षण प्रकट होंगे, हर पीढ़ी में एक ही अस्थाई लक्षण प्रकट होगा, वही लक्षण बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाएंगे। तो ऐसा वंशक्रम, जिस वंशक्रम में एक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर दोहराया जाए, तो उसे तद्रूप प्रजनन वंशक्रम कहते हैं। इसके बाद जो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया, उसमें जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने बताया कि जो जनन होता है, उस जनन के बीच में कोई एक वस्तु है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। उस वस्तु को उन्होंने कारक या फैक्टर कहा। फैक्टर यानी उन्होंने यह माना कि जो वंशगति और विविधता है या वंशगति का जो कारण है, वो क्या है? कारक है। यह कारक ही है जो वंशगति उत्पन्न करता है, वंशगति का कारण है। यह कारक ही है जो वंशगति का कारण है। इसी कारक को आगे चल करके वैज्ञानिकों ने जीन की संज्ञा दी। क्या कहा? जीन कहा। किसे? इसी कारक को जीन के नाम से बताया। इसी कारक को आगे चल करके वैज्ञानिकों ने क्या कहा? जीन कहा। जीन कहने का, जीन किसने कहा कारक को? जोहानसन ने। याद रखिएगा इसको। कारक को जीन किसने बताया? जोहानसन ने। कारक किसने बताया?
मेंडल ने कहा कोई कारक होता है, कोई फैक्टर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के गुणों को या जनक के गुणों को संतति में ले जाता है। उस कारक में दो विशेषक होते हैं, कारक दो होते हैं। उनमें एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। कारक हमेशा जोड़े में जाते हैं। एक लक्षण के कारक हमेशा जोड़े में रहते हैं और ये इनमें से, इन जोड़ों में से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। प्रभावी डोमिनेंट और अप्रभावी रिसेसिव। यानी जैसे मान लीजिए मटर के बीज में जो कारक हैं वो एक लंबाई का कारक यह है मटर में, और ये बौनेपन का कारक है। इसमें जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है। यानी कारक हमेशा जोड़े में रहते हैं। उनमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। इन दोनों को युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं या अलील। यानी जो कारकों में परस्पर दो अलील हुआ करते हैं, दो युग्म विकल्पी हुआ करते हैं, दो लक्षणों के जीन्स होते हैं। दो एक लक्षण से संबंधित दो जीन होते हैं जिनमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। यानी जब एक प्रभावी होता है तो दूसरा अप्रभावी होता है, तो इसे ही अलील कहते हैं। यानी युग्मकों में जो दो युग्म होते हैं वे आपस में एक दूसरे के विकल्प होते हैं। यानी एक अगर नहीं प्रकट हो रहा है, एक लक्षण अपना नहीं प्रकट कर रहा है, तो दूसरा अपना लक्षण संतति में प्रकट कर देगा। इसीलिए इन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी एक दूसरे के दोनों विकल्प होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। अगर बौनापन नहीं प्रकट हो रहा है तो लंबापन प्रकट हो जाएगा। यानी इसका यह विकल्प है। हमेशा ये जोड़े में होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। इसलिए इन्हें युग्म विकल्पी या
अलील कहते हैं। अलील क्या है जान लीजिए। अलील अलील किसे कहते हैं तो आप जान लीजिए कि अलील जो होता है वो युग्म विकल्पी होता है। यानी जीन में लक्षणों की सूचनाएं क्या होती हैं? जीन में लक्षणों की सूचनाएं सूचनाएं निहित होती हैं। होती हैं। ये जीन जोड़े में होते हैं। ये जीन क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। और ये जोड़े एक दूसरे के क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। जोड़े में होते हैं, इन्हें ही युग्म विकल्पी या अलील होते हैं। जैसे टी और टी, यानी टी टी एक दूसरे के क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं। ये एक दूसरे के अलील हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अलील। ये क्या है? दोनों अलील हैं। आशा है आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कारक क्या है, कितने विपर्यासी लक्षण प्रकट हुए, मेंडल ने अपना प्रयोग कितने वर्षों में पूरा किया, कब से कब तक पूरा किया। अब इसके बाद जो दूसरा इस पाठ का भाग है वो मेरे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इतना जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है, हमने बहुत सरलतम भाषा में आपको समझाने की चेष्टा की है। कोशिश किया है कि आपको ये सभी बातें सहजता से समझ में आ जाएं। कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। सरलतम शैली में बहुत धीरे धीरे आपको बताया है। इसी तरह से मैं आपको अगले सभी पाठों से संबंधित लघुत्तरीय रूप में आने वाले प्रश्नों से परिचित कराऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें, देखें और इन प्रश्नों को तैयार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
कैसा लगा। मेरा प्रयास आपको कुछ लाभ पहुंचाएगा, आपके लिए लाभकारी होगा, यह मेरा विश्वास है। फिर से एक बार आप सबसे ये अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में यह कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको यह पाठ कैसा लगा और साथ ही साथ आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं। मेरी शैली यही रहेगी, बहुत सामान्य भाषा में, बहुत धीरे धीरे आपको बातें समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ भी आपको बात समझ में न आए, कमेंट में उसे ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।